डीडी किसान, बदलते भारत की शान। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान कार्यक्रम हेलो किसान में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मोनालिसा। हेलो किसान एक लाइव फोन इन कार्यक्रम है जिसमें हम हर दिन अलग अलग विषय जो कि कृषि क्षेत्र से जुड़े हुए होते हैं उन्हें लेकर आते हैं ताकि विशेषज्ञ मेहमानों से उनके बारे में पूरे तरीके से हम समझ पाएँ और आप तक जानकारी पहुँचा पाए। ऐसे ही कुछ खास विषय आज भी इस कार्यक्रम में हम लेकर आए हैं और इन विषयों के बारे में आप इस कार्यक्रम के दौरान जुड़कर सवाल भी पूछ सकते हैं। तो आइए आपको बता दें कि आज हम किन विषयों पर चर्चा करेंगे इस कार्यक्रम के दौरान। हेलो किसान कार्यक्रम में आज बात होगी रबी फसलों में कीट प्रबंधन की, साथ ही नींबू वर्गीय फल वृक्षों की देखभाल। तो ये दो खास विषय हैं जिन पर आज हम विस्तार से चर्चा करेंगे। इन विषयों के बारे में अगर आप सवाल पूछना चाहते हैं तो आप हमारे टोल फ्री नंबर पर कॉल कर सकते हैं। नोट कर लें टोल फ्री नंबर 1800-113060 और 1800-113061। टोल फ्री नंबर के जरिए कॉल करने के दौरान बस इस बात का ख्याल रखना है कि बातचीत के दौरान टीवी की आवाज़ बंद रखनी है और सीधे सीधे फ़ोन लाइन के जरिए बातचीत करनी है। इससे बातचीत में रुकावट नहीं आएगी। आगे बढ़ते हैं, बता दें व्हाट्सएप के माध्यम से भी आप अपना सवाल हमें भेज सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 8800520717। इसके अलावा ईमेल के जरिए भी आप अपना सवाल हम तक पहुँचा सकते हैं। ईमेल ID है hellokisan2015@gmail.com। ध्यान रखें कि ईमेल या व्हाट्सएप के ज़रिए जब भी सवाल भेजें तो साथ ही अपना नाम और स्थान भी ज़रूर लिखें। और इसके साथ ही अब आगे बढ़ेंगे और हमारे ख़ास मेहमानों से आपका परिचय करा देते हैं जो इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर OP अवस्थी। आप विभागाध्यक्ष है फल एवं उद्यान प्रौद्योगिकी संभाग IRI पूसा नई दिल्ली में। बहुत बहुत स्वागत है आपका। साथ ही इस वक्त हमारे साथ जुड़ी हुई हैं डॉक्टर अर्चना अनोखे, वैज्ञानिक, खरपतवार अनुसंधान निदेशालय जबलपुर मध्य प्रदेश से। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है इस कार्यक्रम में। नमस्ते जी नमस्कार। तो आइए बातचीत की शुरुआत करते हैं और नींबू वर्गीय फलों की अगर बात करें तो जो बागवानी से जुड़े हुए किसान हैं उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण ये विषय है। तो डॉक्टर अवस्थी बताएं कि इस वक्त जो किसान हैं जिन्होंने नींबू वर्गीय फलों के वृक्ष लगा रखे हैं उनके लिए कौन कौन सी बातें हैं जो ख़ास तौर पर ध्यान रखने की है, किस तरह से देखभाल करें? हाँ, किसान भाइयों के लिए यहाँ पे मैं बताना चाहूँगा कि नींबू वृक्ष फसलों में जो है इस समय जो है किन्नू की जो है तुड़ाई चल रही है। किन्नू की तुड़ाई है जो है जनवरी फरवरी तक जो है उसकी फल की तुड़ाई चलती है। इसमें किसान भाइयों को ये ध्यान देने वाली बात है कि उसकी जो है तुड़ाई करते हैं किस तरह से उसकी तुड़ाई की जाती है। कई बार क्या करते हैं किसान जो है उसको सीधे जो है फल को हाथ में लेते हैं, उसको वो कर लेते हैं, तोड़ लेते हैं। लेकिन उसका एक तरीका होता है कि फल को जैसे कि हल्का सा घुमा करके जैसे कि उसमें से जो है वो टहनी जो है अलग हो जाए या क्लिपर्स द्वारा जो है उसको अलग करके उसकी तुड़ाई करते हैं। और तुड़ाई जो है कोशिश करना चाहिए कि या तो सुबह करें या शाम को करें। और इस पे जो है किसान भाइयों को साथ में तुड़ाई के बाद चूँकि इसकी उनको वो भी मार्केटिंग भी करना पड़ता है, तो मार्केटिंग के लिए इनको पैकेजिंग पे ध्यान देना पड़ेगा कि किस तरह से विस्तार से जानेंगे आपसे कि पैकेजिंग और मार्केटिंग किस तरह से करें ताकि जो किसान हैं उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हो सके। तो उस पर बातचीत करेंगे। आइए उससे पहले नज़र डाल लेते हैं इस रिपोर्ट पर। नींबू वर्गीय फल वृक्षों की देखभाल। माल्टा, संतरा, नींबू, मीठा नींबू, ये सभी नींबू वर्गीय पौधों की श्रेणी में आते हैं। इस समय बाग में तैयार फलों की तुड़ाई करें। इस माह तैयार फलों की तुड़ाई कर बाजार बेचें। तुड़ाई से पहले फल गिरने की समस्या भी देखी गई है। रोकथाम के लिए 10 ppm 2.4 DE प्रति ग्राम की मात्रा को 100 लीटर पानी में मिलाकर छिड़काव करें। कागजी नींबू में फल फटने की समस्या होने पर पोटेशियम सल्फेट के 4% को पानी में घोल बनाकर छिड़काव करना चाहिए। संतरा और माल्टा में कंकर व टहनी मार रोग के लक्षण, जिसमें पत्तों, टहनियों और फलों पर गहरे रंग के खुरदरे धब्बे पड़ जाते हैं। धब्बे दिखाई देने पर उचित दवा का छिड़काव करना चाहिए।
इसके अलावा कुछ पौधों से गोंद निकलने लगती है, जिसमें जमीन की सतह के पास तने की छाल उखाड़कर गल जाती है और तने से गोंद जैसा पदार्थ निकलने लगता है। इसकी रोकथाम के लिए गोंद निकलने वाले भाग को खुरेद साफ करें और ब्रॉडर पेस्ट लगाएं। साथ ही पेड़ की काट छांट के बाद 0.3% कॉपर ऑक्सीक्लोराइड के 3 छिड़काव अक्टूबर, दिसंबर व फरवरी माह में करने चाहिए। लीफ माइनर, जो कि पत्तियों की दोनों सतह पर चांदी की तरह चमकीली और टेढ़ी मेढ़ी सुरंग और नींबू के सफेद मक्खी मार्च से सितंबर तक सक्रिय रहने वाले ये कीट भी पत्तियों से रस चूसकर नुकसान पहुंचाते हैं। इनकी रोकथाम के लिए कृषि विशेषज्ञों की सलाह से उचित दवा का छिड़काव करना चाहिए। जी हाँ, तो नींबू वर्गीय फलों के वृक्षों की देखभाल पर ये खास रिपोर्ट आपने देखी। अब आगे बढ़ते हैं और रबी फसलों के कीट प्रबंधन की बात करते हैं। तो डॉक्टर अर्चना, आपसे जानना चाहेंगे, रबी फसलों की बात की जाए तो जो प्रमुख खाद्यान्न फसल है गेहूं, वहीं से शुरुआत करते हैं चर्चा की। उसमें किस तरह के कीटों का प्रकोप हो सकता है और अगर उचित कीट प्रबंधन समय रहते नहीं किया गया तो कितना नुकसान किसानों को हो सकता है? जी मैडम, जैसे कि अभी हम जान रहे हैं कि रबी में मुख्यतः गेहूं की फसल लग रही है और मस्टर्ड की फसल लग रही है। मुख्यतः गेहूं हमारे नॉर्थ इंडियन कंडीशन में ग्रो किया जाता है, तो इसमें हमें बुआई से लेके मतलब हार्वेस्टिंग तक थोड़ा कीट का इनिशियल प्रबंधन किया जाता है, जिसमें जैसे कि इसमें टर्माइट, जिसको हम दीमक कहते हैं, दीमक का प्रकोप काफी होता है जब हम बुआई के समय, जब छोटे छोटे अंकुरण आने लगते हैं उस समय। और साथ ही साथ इसमें गुजिया वीविल कहते हैं, एक छोटा सा वीविल होता है, बीटल की तरह होता है, जिसकी सुंडी निकली होती है, तो उसका भी प्रकोप होता है। और ये उस समय होता है कि जब जो गेहूं की जो अंकुरण निकलती है और पेंसिल थिकनेस की हो जाती है, पतली ही रहती है, तभी ये काट काट के गिरा देते हैं। तो इसके लिए हमें इनिशियल मतलब जो शुरुआती दौर है उसी में हमें इसका मैनेजमेंट मुख्यतः करना चाहिए, ताकि हम आगे बचाव कर सकें। और इसके अलावा भी बहुत सारे फंगल बीमारी होती हैं, जैसे गेहूं में रस्ट बहुत प्रिवेलेंट है, तो उसका मैनेजमेंट करना चाहिए। तो मैनेजमेंट के लिए हमें सोइंग से स्टार्ट करना चाहिए, जैसे कि हम सीड ट्रीटमेंट कर दिए है ना, सीड ट्रीटमेंट करेंगे हम, तो हमें इनिशियल स्टेज में टर्माइट से भी हमें बचाव हो जाएगा और फिर हमें जो गुजिया वीविल हो गया उससे बचाव हो जाएगा। जो कीट प्रबंधन है इसकी शुरुआत बचाव से, यानी कि शुरुआती स्तर से ही कर लेना बेहतर रहता है। और इसके लिए क्या क्या उपाय करें किसान, इसके बारे में विस्तार से बातचीत करेंगे। आइए उससे पहले नजर डाल लेते हैं इस रिपोर्ट पर। इस समय खेतों में रबी की मुख्य फसलों में गेहूं, जौ, शीतकालीन मक्का, चना, मटर, राई, सरसों, अलसी और सूरजमुखी की फसलें लगी हुई हैं। अलग अलग फसलें अपने अपने विकास क्रम में हैं, लेकिन सबके लिए एक बात कॉमन है और वो है कीट प्रबंधन। गेहूं फसल को सैनिक कीट, तना छेदक कीट काफी नुकसान पहुंचाते हैं। तना भेदक की रोकथाम के लिए इमिडाक्लोरोप्रिड 200 ग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से घोल का छिड़काव करें। गेहूं और जौ फसल को चूहों से बचाने के लिए जिंक फॉस्फाइड या एल्यूमिनियम फॉस्फाइड की टिक्कियों से बने चारे को रखें। सरसों फसल में माहू कीट का प्रकोप होने पर मेलाथियोन दवा प्रति लीटर पानी में मिलाकर छिड़काव करें। चना फसल में फली भेदक कीट की निगरानी के लिए 5 फेरोमोन ट्रैप प्रति हेक्टेयर की दर से लगाएं, जिससे नर कीट पर आसानी से नियंत्रित किया जा सके। मटर में पत्ती भेदक के नियंत्रण के लिए मेटासिस्टोडक्सो 20 EC दवा प्रति लीटर पानी में मिलाकर प्रति हेक्टेयर की दर से छिड़काव करें। अलसी की फसल में फली मक्खी कीट के नियंत्रण के लिए इमिडाक्लोरोप्रिड 17.8 का 500 मिलीलीटर प्रति हेक्टेयर की दर से 500 लीटर पानी में घोल बनाकर छिड़काव करना चाहिए। किसान इस बात का ध्यान रखें कि ये छिड़काव फली बनने से पहले 15 दिनों के अंतराल पर
2 से 3 बार छिड़कें। इसके अलावा जई में पत्ती व तना भेदक की रोकथाम के लिए भी इमिडाक्लोरोप्रिड 200 ग्राम मात्रा प्रति हेक्टेयर या क्यूनॉल फॉस 25 EC दवा की 250 ग्राम मात्रा को प्रति हेक्टेयर की दर से इस्तेमाल करें। गन्ना फसल को तना भेदक कीटों से बचाने के लिए प्रति हेक्टेयर फ्यूराडॉन का प्रयोग करें। जहाँ तो ये ख़ास रिपोर्ट आपने देखी। आइए बातचीत को आगे बढ़ाते हैं और जहाँ तक बात है नींबू वर्गीय फलों की, तो इसके बारे में डॉक्टर अवस्थी आप बता रहे हैं कि सावधानी पूर्वक तुड़ाई करना सबसे पहले ज़रूरी है, उसके बाद पैकेजिंग पर ज़रूर ध्यान दें। तो किस प्रकार से करें पैकेजिंग, ग्रेडिंग? पैकेजिंग जो है इसमें बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि फल की तुड़ाई करने के बाद जो है उसको आमतौर जो है 10 किलो के गत्ते के उसमें कार्टून में उसको पैक किया जाता है। और यहाँ पे मैं किसान भाई को ये भी बताना चाहूँगी कि पैकेजिंग का एक वो होता है, एक साइज़ होता है, जैसे कि 45 सेंटीमीटर लंबा हो, 24 सेंटीमीटर चौड़ा हो और उसकी गहराई जो है 18 सेंटीमीटर होनी चाहिए। और उस कार्टून पे लगभग 5% जो उस पर छिद्र होना चाहिए, जैसे कि हवा का जो है आदान प्रदान हो सके। और पैकिंग करने के पहले किसान भाइयों को कोशिश करना चाहिए कि क्लोरीन वॉश 100 ppm 100 या 150 ppm जो है क्लोरीन के पानी से उसको धो लें। और जिन किसान भाइयों के पास वैक्सिंग की अगर फैसिलिटी है तो 5% वैक्स इमल्शन लगा करके उसकी वैक्सिंग को कर सकते हैं। तो इससे जो है इसको दूर जो है बाहर विदेशों में भी उसको भेजा जा सकता है। इससे सेहत को किसी तरह का नुकसान तो नहीं होगा डॉक्टर अवस्थी? नहीं, इसमें किसी प्रकार का कोई नुकसान नहीं होता है और इससे जो है कि फल की अवधि भी जो है बढ़ जाती है और जिसको लंबे दूरी तक ट्रांसपोर्ट भी किया जा सकता है। जी जी, आइए आगे बढ़ते हैं और हमारे कार्यक्रम के पहले कॉलर जुड़ के उनका सवाल लेते हैं। विपिन जी सागर मध्य प्रदेश हमारे साथ फोन लाइन पर हैं। विपिन जी स्वागत है आपका। नमस्ते मैम। जी नमस्कार, बताएं क्या जानना चाहते हैं? जी मैं विपिन सागर से बात कर रहा हूँ। मैम जानना ये चाह रहे थे कि गेहूं की फसल में जो कीट प्रबंधन के लिए दवाई डालना है, उसके लिए क्या खरपतवार और कीटों की दवाई दोनों एक साथ ही डाल सकते हैं या फिर अलग अलग करके डालनी चाहिए? और किस अवस्था में हमें कितने दिन की फसल में गेहूं में हमें ये दवा डालनी चाहिए और कौन सी दवा अच्छी रहेगी, ये जानना था। बिल्कुल, डॉक्टर अर्चना बताएं। विपिन जी बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल किया है, क्योंकि गेहूं की फसल अभी इनिशियल स्टेज में है। तो इसमें माहू भी किसी किसी लोकलाइज स्थान पे आते हैं, जैसे कि मध्य प्रदेश में, तो यहाँ भी जैसे आप सागर से हैं तो वहाँ भी माहू की एक संभावना होती है, और जैसे हमने बताया कि दीमक की संभावना होती है और गुजिया बीविल, ये तीनों इनिशियल स्टेज पे प्रकोप करते हैं। तो आप इनके लिए जैसे कि 15 से 20 दिन फसल हुई और तने जो स्टेम है उसको काट रहे हैं गुजिया बीविल, तब आप उस समय इमिडाक्लोरोप्रिड का अगर छिड़काव करेंगे तो इससे आप माहू से भी बचाव कर सकते हैं अगले 25 to 30 डेज तक, और एज वेल एज गुजिया बीविल जो है उससे भी आपको नियंत्रण मिल सकता है। जी, तो विपिन जी उम्मीद है कि आपके सवाल का जवाब आपको मिल गया होगा। और इसके साथ ही डॉक्टर अर्चना आपने बताया था कि जो गेहूं की फसल है शुरुआती स्तर पे कई बार दीमक की समस्या भी आ जाती है, तो इसके लिए क्या करें किसान? जनरली मैडम जो दीमक की समस्या आती है ना, तो हम जैसे कि पहले राइस जो हम इससे पहले लगाते हैं तो उसमें जो स्टबल होते हैं उसकी वजह से पहले से ही दीमक आ जाते हैं, जो कि रेसिडुअल उसमें रहते हैं और वो प्रकोप डालते रहते हैं। तो इसके लिए ये रहेगा कि हम उस फील्ड को या इनिशियल स्टेज में जब हम सोइंग कर रहे हैं उसी समय अगर हम ट्रीटमेंट कर दे जहाँ पे दीमक का प्रकोप ज़्यादा है, इसके लिए क्लोरपाइरीफॉस होता है 25 EC, तो ये इफेक्टिव माना गया है और दीमक मैनेजमेंट के लिए रिकमेंडेड है। तो मतलब हम दीमक का मैनेजमेंट इससे कर सकते हैं इनिशियल स्टेज में। बिल्कुल जी, तो दीमक का जो प्रबंधन है वो भी करना ज़रूरी है, वरना फसल को काफ़ी नुकसान हो सकता है। आगे बढ़ते हैं। डॉक्टर अवस्थी आपने पैकेजिंग के बारे में भी बताया, मार्केटिंग के क्या कुछ और टिप्स आप किसानों को देना चाहेंगे ताकि उनको अपनी फसल का अच्छा भाव मिल सके बाजार से? हाँ, मार्केटिंग में सबसे किसान भाइयों को सबसे ध्यान देने की बात होती है कि सही समय पे उसका तोड़ाई। जैसे कई बार किसान भाई उसको जो है हरे रंग का जब होता है जब उसी समय तोड़ लेते हैं तो उसमें जो है उसकी खटास ज़्यादा रहता है और TSS की मात्रा कम रहती है। तो उचित तोड़ाई किस समय पे करते हैं, जैसे कि
जब अपना रंग बदलने लगे तो उस समय जो है उसकी तुड़ाई करना चाहिए। और मार्केटिंग अगर दूर भेजना है तो जैसे मैंने बताया कि उसको अच्छी तरह से पैकेजिंग करके कार्टून में भेजते हैं। अब पास के मंडी में भरना है तो गनी बैग में भी उसको बोरे में जो है पैक करके भेज सकते हैं। लेकिन जो मैंने बताया कि क्लोरो वॉश कर लेना चाहिए उसको और वैक्सिंग कर लेना, इससे जो है उनको मांग भी अधिक मिलती है और उसका जो है पैसा भी बहुत अच्छा मिलता है मार्केट में। बिल्कुल। तो अगर किन्नू के बाग आपने लगाए हैं, तुड़ाई की तैयारी कर रहे हैं, तो ये सभी बातें आपके बहुत काम आएगी और आपको बाजार में अच्छे भाव भी मिलेंगे, तो इन बातों का ज़रूर ध्यान रखें। इसी तरह से नींबू वर्गीय फलों की और साथ ही जो रबी फसलों में कीट प्रबंधन है, इसके बारे में हमारी चर्चा जारी रहेगी इस कार्यक्रम में। लेकिन फिलहाल वक्त हो गया है एक छोटे से ब्रेक का। जल्द हाजिर होंगे, आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। अरे सुन तो। मुझे क्या सुनाना चाहते हो? जो सुनाओ मेरी सौतन को। किसको? अरे वही तुम्हारा मोबाइल फोन जिससे सुबह शाम दिन रात चिपके रहते थे और कहते थे किसान कॉल सेंटर से बातें हो रही हैं। अच्छा ये बात है। हाँ क्यों, क्या हुआ? अब बात नहीं होती क्या? अब तो झट से बात हो जाती है। ऐसा क्या? हाँ, अब तो ज्यादा लाइनें और खास तकनीक के कारण खेती के माहिरों से तुरंत बात हो जाती है। और अगर कभी लाइन व्यस्त हो तो अपनी समस्या फोन पर रिकॉर्ड करा दो, वहाँ से फोन आ जाता है और समस्या की हल का मैसेज भी आ जाता है। ये देखो आ गया। अरे वाह, इसका मतलब इंतजार की घड़ी अब खत्म। हाँ, तभी मैं सोचूं कि आजकल मुझ पर इतना प्यार क्यों आ रहा है। कृषि संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत हल पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें। किसानों का दोस्त किसान कॉल सेंटर। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं कार्यक्रम हेलो किसान। आइए अब हमारे अगले कॉलर का रुख करते हैं जो इस वक्त हमारे साथ ऑनलाइन पर जुड़े हुए हैं। नंदस्वरूप मिश्रा, बाराबंकी, उत्तर प्रदेश से। जी नंदस्वरूप जी, स्वागत है, पूछिए अपना सवाल। हेलो जी नंदस्वरूप जी, हम आपको सुन पा रहे हैं। हाँ नमस्कार सर, मैं नंदस्वरूप मिश्रा हूँ बाराबंकी से। मैं जानना ये चाहता जो नींबू वर्गीय हमारे फल होते हैं तो इसमें मीठा रस वाला होता है, खट्टा रस वाला होता है। इस समय नींबू अपने मन से पक करके गिर रहे हैं, तो हमको अगली फसल तैयार करने के लिए उसमें क्या करना चाहिए? और दूसरी के जो कीट लगते थे इसमें हमारे लगभग 20 मित्र कीट होते हैं, तो उनको बचाने के लिए हमें दुश्मन कीट को कैसे माना? क्योंकि दुश्मन कीट हमारे जो होते हैं फसल को वनस्पति अवस्था में, बाली अवस्था में और वृद्धावस्था में और परिपक्वता की अवस्था में हमें नुकसान पहुंचाते हैं, तो इससे फसल को किस प्रकार से हमें बचाना चाहिए? जी जी, आइए जानते हैं डॉक्टर अवस्थी। हाँ, इसमें देखिए जैसे कि आपने पूछा है कि कुछ जो है खट्टे फल होते हैं, कुछ मीठे फल होते हैं, तो इसमें जो है ये अलग अलग किस्में होती हैं। जैसे कि उदाहरण के रूप में मैं बनाना चाहूँगा कि मौसम्बी में जैसे कई किस्में होती हैं, जैसे कि जाफा है या पाइनएप्पल है, ये मध्य में पकने वाली है और थोड़ी सी मीठे किस्म की होती हैं। वेलेंशिया जो है सबसे देर से पकती है और उसी तरह से हेमलिन जो है वो सबसे पहले पक करके तैयार होती है। जहाँ तक कीट प्रबंधन का प्रश्न है तो इसमें जो है आप शुरू से जो है इसमें कीट प्रबंधन करना पड़ता है, क्योंकि नींबू वर्गीय फसलों में कई तरह की बीमारी और जो है कीट लगते हैं। उदाहरण के रूप में जैसे कि जब बरसात होती है उसमें नई कोपल आती है, फिर उसमें जो है लीफ माइनर का अटैक होता है, माइट का अटैक होता है, एफिड्स का अटैक होता है। तो इसमें शुरू से आपको ये देखना पड़ेगा। और इंसेक्टिसाइड जो भी आप यूज़ कर रहे हैं जहाँ तक हो सके वो जैविक करिए, जैसे कि नीम ऑयल होता है उसका प्रयोग करें, या तो फिर इंसेक्टिसाइड अगर यूज़ कर रहे हैं तो उसको बदल के यूज़ करें। जैसे कई किसान क्या होता है कि अगर वो कार्बोसल्फान डाल रहे हैं तो कार्बोसल्फान ही लगातार डालते जा रहे हैं, बदल दीजिए। पहले कार्बोसल्फान डाला, जो भी अनुसूचित मात्रा है उसका कार्बोसल्फान डाला, फिर उसके बाद कॉन्फिडोर डालिए, कॉन्फिडोर के बाद फिर स्पेनोसेट डालिए। इस तरह से इसको जो है उसका चक्र जो है वो बदलते रहिए। इससे क्या होगा कि कीट जो है नियंत्रित रहेंगे। और दूसरा है कि जैसे कि कुछ बीमारी नींबू में बहुत ज़्यादा लगती है, जैसे उदाहरण के रूप में फाइटोप्थोरा है। अब फाइटोप्थोरा जो है वो पानी से फैलता है। मिश्रा जी प्रगतिशील किसान हैं, जानते हैं कि पानी से फैलता है। तो इसके लिए जो है
आप बोर्डेक्स पेस्ट जरूर लगाएं, बोर्डेक्स पेस्ट लगाएं, या उस पर गम का गोंद का अगर रिसाव हो रहा है तो उसको खुरच करके जो है उस पर जो है बोर्डेक्स पेस्ट लगाएं। इस तरह से जो है नियंत्रित करके आप अच्छी फसल ले सकते हैं। बिल्कुल नंदस्वरूप जी, आपने जाना विस्तार से कि किस तरह से नींबू वर्गीय फलों में कीट प्रबंधन करना ज़रूरी होता है। आइए आगे बढ़ते हैं और डॉक्टर अर्चना आपसे जानना चाहेंगे, कार्यक्रम की शुरुआत में आपने ये भी बताया हमें कि जो गेहूं की फसल है उसे विविल से भी नुकसान हो सकता है, तो इससे बचाव के लिए क्या उपाय करें किसान? मैडम, जैसे कि वीविल है तो इसको पहले पहचानना जरूरी है हमें, है ना। तो ये बहुत एक छोटा सा कीट होता है जिसमें सुंडी होती है, और आप इनिशियली आप जब देखोगे ना तो फसल पेंसिल के थिकनेस की रहती है, तभी ये कट करना शुरू करते हैं। तो जब वो स्टेम से कट हुए रहेंगे, आप फील्ड में इजिली आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये वीविल से डैमेज है या दीमक से डैमेज है। दीमक से डैमेज को आप कैसे पहचानेंगे कि आप जब पौधे को उखाड़ेंगे, वो जड़ को पहले खाता है, तो पौधे को उखाड़ेंगे तो वो इजिली पुल आउट हो जाएगा। एंड वीविल के उसमें फॉर्म में हम देखेंगे कि उसके वो तने को काट देता है, तो आपको फील्ड में जो गेहूं की छोटी छोटी जो सीडलिंग्स हैं वो गिरी हुई मिलेंगी आपको, तो इससे आप पता लगा सकते हैं। तो जैसे कि आप इसके दीमक के मैनेजमेंट के लिए क्लोरपाइरीफॉस 4 ग्राम पर ml 25 EC का उपयोग करेंगे। उसके बाद जैसे कि आपने गुजिया वीविल की बात की, गुजिया वीविल के मैनेजमेंट के लिए जैसे कार्बोसल्फ्यूरान है या कार्बामेट है, तो इसके ग्रैन्यूल्स होते हैं। अगर हम ग्रैन्यूल्स को डाल दें तो ये क्या होता है, स्लो रिलीज पार्टिकल होता है, तो धीरे धीरे वो फ्यूम के फॉर्म में रिलीज होता है, तो इससे ये लॉन्ग टर्म में इसका मतलब इफेक्ट रहता है उस पेस्ट में। तब तक आपके प्लांट बड़े हो जाते हैं, जैसे ये पेंसिल की मोटाई से ज्यादा बड़े हो जाते हैं आपके गेहूं की फसल, तो उसके बाद ये डैमेज करना बंद कर देते हैं। जी जी बिल्कुल। तो विविल और दीमक के बारे में भी आपने खास तौर पे बताया हमें। यहाँ पर बातचीत को आगे बढ़ाते हुए डॉक्टर अवस्थी आपसे जानना चाहेंगे कि दीमक का प्रकोप नींबू वर्गीय फलों पर भी हो सकता है, तो किन अवस्थाओं में इसकी संभावना ज़्यादा रहती है और किसानों को क्या करना चाहिए बचाव के लिए? बहुत ही अच्छा प्रश्न है, और इसमें जो है दीमक का जहाँ प्रकोप का प्रश्न है, तो ये आमतौर पे जब पौधा लगाते हैं तो उसमें सेलुलोज की मात्रा अधिक होती है, तो सेलुलोज की मात्रा जहाँ भी अधिक होती है वहाँ पे दीमक का प्रकोप अधिक होता है। तो ऐसे स्थिति में क्या काम करते हैं कि जब गड्ढा की खुदाई करते हैं, गड्ढा भरने के समय में जब पौधा लगाते हैं उसके पहले जो है जब गड्ढे की भराई करते हैं उसमें क्लोरोपाइरीफॉस 2 ml क्लोरोफाइस प्रति लीटर डाल करके उसका ड्रेंचिंग कर देते हैं, जैसे कि दीमक का प्रकोप जो है वो ख़त्म हो जाए। और दूसरी चीज़ ये ध्यान रखना चाहिए कि जब भी किसान भाई गड्ढे की खुदाई करें वो अप्रैल मई के महीने में करें, जिस समय जो है तापमान बहुत अधिक होता है, और जो भी दीमक की बामी वगैरह है उसको निकाल करके फेंक दे, ये एक दूसरा उपाय है। और उसके बाद जो है गड्ढे की भराई करके क्लोरोपाइरीफॉस से ड्रेंच करके तभी जो है पौधे लगाएं। और दूसरी चीज़ है, कई बार जो है ये अनुशंसा की जाती है कि नीम की खली डालें, नीम की खली से भी जो है दीमक के प्रकोप को बचाया जा सकता है। लेकिन किसान भाइयों को मैं यहाँ ये बताना चाहूँगा कि बहुत ज़्यादा दीमक का भी प्रयोग नहीं, ये नीम की खली का प्रयोग नहीं करना चाहिए। जैसे कई बार किसान 5-6 किलो डाल देते हैं तो उससे नुकसान होता है, क्योंकि नीम में कई एलोले केमिकल्स होते हैं जो रिलीज़ होते हैं, तो उसका जो है दुष्प्रभाव जो है पौधे की वृद्धि पर पड़ता है। जी जी बिल्कुल। आइए अब आगे बढ़ते हैं और इस बीच हमारे साथ एक कॉलर भी जुड़ गए हैं, उनका सवाल शामिल कर लेते हैं कार्यक्रम में। दीपक पटेल जी खंडवा मध्य प्रदेश से हैं। दीपक जी स्वागत है आपका, अपना सवाल पूछ सकते हैं आप। टीवी की आवाज़ कृपया बंद रखिएगा। दीपक जी मेरी आवाज़ मिल रही है आपको? जी जी अपना सवाल पूछिए। मैडम मेरा ये सवाल है कि चने में पीलापन आ रहा है, मतलब जो पीलापन बढ़ रहा है, कौन सी फसल? चने की फसल बताई आपने? हाँ चने की चने। हेलो। हाँ मैडम चने की फसल। अच्छा, चने की फसल में पीलापन आ रहा है? जी जी मैम। अच्छा, तो डॉक्टर अर्चना क्या वजह हो सकती है इसकी? जनरली मैडम इसमें विल्ट की संभावना हो सकती है, या तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा ड्राइनेस होगा जो एक रीज़न है, या एक विल्ट की समस्या हो सकती है। तो इसको हमें पहचानना होगा कि पूरा का पूरा प्लांट ड्राई हो रहा है
या कुछ पत्तियां ड्राई हो रही हैं। अगर कुछ पत्तियां ड्राई हो रही हैं तो न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी हो सकती है, लेकिन अगर नीचे से लेके ऊपर तक पौधा सूख रहा है तो इसकी ये भी संभावना हो सकती है कि उसमें विल्ट की बीमारी हो। अच्छा डॉक्टर अर्चना, एक मिलता जुलता सवाल व्हाट्सएप के जरिए भी आया है। महेश विश्वकर्मा जी ने सवाल भेजा है भोपाल मध्य प्रदेश से, और इनका कहना है कि इनकी जो गेहूं की फसल है उसमें पीलापन आ रहा है। जानना चाहते हैं कि क्या किसी कीट का अटैक है या फिर खाद की कमी से भी ऐसा हो सकता है? मैडम, गेहूं की फसल में अगर पीलापन आ रहा है तो इसमें देखना पड़ेगा कि पूरी पत्तियां पीली हो रही हैं या बीच बीच में स्पॉट पीला हो रहा है, ये हमें समझना जरूरी होगा। अगर पत्तियां टिप से पीली हो रही होंगी इसका मतलब ये है कि इसमें न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी हो सकती है ना। लेकिन अगर उसमें राउंड स्पॉट हो रहे हैं या कोई डिजाइन की तरह हो रहे हैं, आई शेप हो रहे हैं, अगर उसमें स्पॉट हो रहे हैं तो वो रस्ट की बीमारी हो सकती है। तो हमें उसके लिए रस्ट मैनेजमेंट, डिफरेंट टाइप के 2-3 तरह के येलो रस्ट और भी सारे रस्ट की बीमारियां गेहूं में बहुत प्रिवेलेंट हैं, तो फिर हमें उसके अकॉर्डिंगली ही मैनेजमेंट करना पड़ेगा। तो अभी क्या सुझाव देंगे आप? जी, अभी आप क्या सुझाव देंगे किसान को? जैसे कि अगर उसमें रस्ट होगा तो हमें रस्ट मैनेजमेंट के लिए कोई भी फंगीसाइड जो उपलब्ध है वो डाल सकते हैं। अगर न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी है तो उन्हें देखना पड़ेगा कि जिंक की डिफिशियंसी है, कॉपर की डिफिशियंसी है, तो उसके अकॉर्डिंगली 1% सोल्यूशन डाल के उन्हें स्प्रे करना होगा। बिल्कुल, और मेरे ख्याल से बेहतर होगा कि जो नजदीकी कृषि विज्ञान केंद्र हैं या फिर जो वैज्ञानिक हैं उनसे संपर्क कर ले, ताकि फसल की अवस्था को देख के उनको सही जो सुझाव है वो मिल सके। जी बिल्कुल। आइए अब आगे बढ़ते हैं और चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। डॉक्टर अवस्थी, आपसे जानना चाहेंगे कि फलों को बाजार में अच्छे भाव तभी मिलेंगे जब वो आकर्षक होंगे और अच्छे होंगे, गुणवत्ता अच्छी होगी। तो हम देखते हैं कई बार जो नींबू वर्गीय फल हैं उनमें धब्बे लग जाते हैं, इनकी क्या वजह होती है और ऐसा ना हो इसके लिए क्या करें किसान? देखिए, जहाँ तक ये धब्बे का प्रश्न है तो आमतौर पर ये जो है ये नींबू में होता है। जो नींबू होती है जैसे कि कागजी नींबू होता है और या लेमन होता है, उसमें ये समस्या होती है। ये बैक्टीरियल कैंकर की वजह से होता है। जैसे पत्तियों पे जो है गांठ बन जाते हैं या नींबू पे जो है हल्के हल्के धब्बे गांठ की तरह दिखते हैं, तो ये बैक्टीरियल कैंकर की वजह से होता है। और इसका मुख्य कारण होता है कि बैक्टीरिया की वजह से होता है। इसका रोकथाम भी बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि ये जो है कहीं पे भी अगर पौधे में घाव लग जाता है या कहीं प्रूनिंग या कटिंग करते हैं उस समय से वहाँ से बैक्टीरिया जो है एंटर करता है और धीरे धीरे पूरे पौधे पे फैल जाता है। तो इसके उपाय के लिए आप जो है किसान भाई जो है इसकी जहाँ पे भी अगर टहनी बहुत ज़्यादा इन्फेक्टेड है बैक्टीरियल, उससे जैसे गांठें बनी है तो उसको छांट करके अलग कर दें। और दूसरा जो है उस पर बोर्डेक्स पेस्ट लगाएं। बोर्डेक्स पेस्ट लगाना चाहिए या फिर कॉपर ऑक्सीक्लोराइड का स्प्रे करना चाहिए। 0.2% कॉपर ऑक्सीक्लोराइड का स्प्रे करें। कई बार कॉपर ऑक्सीक्लोराइड से भी ये कंट्रोल नहीं होता। फिर इसके लिए जो है इनको स्ट्रेप्टोसाइक्लिन सल्फेट जो है 500 ppm का जो है छिड़काव करना चाहिए। मार्च, अप्रैल, मई, जून से लगातार 4-5 छिड़काव करने की ज़रूरत होती है। जब ये किसान भाई अगर पीपीएम की सॉल्यूशन बनाते हैं तो उस समय भी इनको विशेष ध्यान देना चाहिए कि अगर पीपीएम अगर कह रहे हैं 500 ppm यानी कि 500 मिलीग्राम स्ट्रेप्टोसाइक्लिन सल्फेट 1 लीटर पानी में मिला करके उसका जो है छिड़काव करना चाहिए 500 ppm का। जी बिल्कुल। आइए अब कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं, अगले कॉलर का रुख करते हैं। हमारे साथ रामचंद्र मेहता जी मधेपुरा बिहार से जुड़े हुए हैं। रामचंद्र जी, स्वागत है आपका, बताइए क्या जानना चाहते हैं? हेलो रामचंद्र जी, मेरी आवाज़ मिल रही है क्या आपको? हेलो रामचंद्र जी, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? चलिए, लग रहा है संपर्क टूट गया है। बातचीत को यहाँ पर आगे बढ़ाएंगे और बहुत सारे सवाल हमारे दर्शकों के व्हाट्सएप के जरिए भी आ रहे हैं, इन्हें कार्यक्रम में शामिल करते हैं। एक सवाल भेजा है जितेंद्र सिंह दांगी जी ने मध्य प्रदेश से, और इनका सवाल ये है कि गेहूं में सरसों खरपतवार के रूप में उगाते हैं, उसके लिए क्या उपाय करें? जी डॉक्टर अर्चना। सरसों जो खरपतवार के रूप में उग जाते हैं वो इतनी ज़्यादा मात्रा में नहीं होगी, तो इसके लिए हमें
जो हर्बिसाइड है, जो खरपतवार नाशी है, उसकी उपयोग करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये हमें ज़्यादा नुकसान नहीं पहुंचाते। कई लोग तो गेहूं में सरसों बीच बीच में उगाते हैं, क्योंकि जो सरसों की मैच्योरिटी स्टेज है वो अलग है और गेहूं की अलग है। अगर सरसों उग भी आया है तो उसमें फली पहले लग जाएगी और वो मैच्योर पहले हो जाएगा, तो उसको इनफैक्ट किसान काट भी सकते हैं। तो अगर वो नहीं चाहते हैं, अपने फील्ड में नहीं चाहते हैं, तो वो सिंपल उसको अपरूटिंग कर सकते हैं। बाकी ये फसल के लिए कोई नुकसान नहीं है। अच्छा। क्योंकि सरसों और गेहूं का जो लाइफ साइकिल है वो अलग अलग है। गेहूं लेट मैच्योर होगी तो उसकी हार्वेस्टिंग बाद में होगी, जबकि सरसों पहले मैच्योर हो जाएगा तो उसकी हार्वेस्टिंग पहले होगी और वो पौधों से बड़ा रहेगा। गेहूं के पौधों से काफी ऊपर बड़ा हो जाता है, तो उसको हम आसानी से काट सकते हैं। जी जी बिल्कुल, तो इसका मतलब है कि चिंता करने की जरूरत नहीं है और आसानी से काटा जा सकता है। बिल्कुल, आइए अब आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल शामिल करते हैं। सवाल भेजा है अजय दत्त जी ने संगम विहार दिल्ली से। डॉक्टर अवस्थी, का सवाल ये है कि मेरे नींबू के पत्ते गिर गए हैं, बचाव के लिए क्या करें? नींबू के पत्ते आमतौर पर जो है 2-3 कारणों से गिरते हैं। जैसे कि एक तो होता है कि पोषक तत्वों की कमी। जैसे पोषक तत्वों में क्या है, नाइट्रोजन की अगर कमी होती है तो उसमें जैसे पीले पत्ते जो है पहले पीले पड़ जाते हैं और उसके बाद जो है वो गिर जाते हैं। दूसरा जो है ये प्राकृतिक होता है। कई बार जो है दिसंबर जनवरी के महीने में जब जैसे कि नींबू वर्ग फसलें हैं या वो है मौसम्बी के हैं, जब उनको हार्वेस्ट कर लेते हैं तो कुछ पत्तियां जो है पीली पड़ के वो गिरने लगते हैं। तो इसमें कोई चिंता करने की बात नहीं है। लेकिन अगर पूरा पौधा सूख रहा है तब उसमें आपको ध्यान देने की ज़रूरत है कि उसमें जो है आपको दवा का स्प्रे करना पड़ेगा, चाहे वो आप उसकी कॉन्फिडोर की करें या उसके बाद जो है किसी फंजीसाइड का करें, रिडोमिल का इसमें जो है स्प्रे करना पड़ेगा। और पोषक तत्वों को भी ध्यान में देना पड़ेगा। जैसे कि नींबू वर्ग अगर फसल है तो उसमें अगर फलत में है तो उसमें 600 ग्राम जो है इनको नाइट्रोजन देना पड़ेगा, 400 ग्राम फॉस्फोरस देना पड़ेगा और 600 ग्राम जो है म्यूरेट ऑफ पोटाश देना पड़ेगा। ये जो मात्रा में बताया हूँ दत्त जी को, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटेशियम के रूप में है, लेकिन इनको फिर यूरिया, सिंगल सुपर फॉस्फेट और पोटाश से देना है। तो इनको जो है जो बताई हुई मात्रा है, जैसे कि 600 ग्राम नाइट्रोजन है तो उसको 2.16 से गुणा कर ले, फॉस्फोरस को 6.25 से कर लें और पोटेशियम जो म्यूरेट ऑफ पोटाशियम मैं बताया हूँ उसको 1.75 से गुणा कर लें, तो यूरिया, सिंगल सुपर फॉस्फेट और म्यूरेट ऑफ पोटाश की मात्रा मिल जाएगी उनको। बिल्कुल, तो सही तरीके से किस तरह पोषक तत्व प्रबंधन कर सकते हैं नींबू के पेड़ों में, ये जान लिया आपने। इसी के साथ यहाँ पर कार्यक्रम में वक्त हो गया है एक और छोटे से ब्रेक का। आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। डीडी किसान ने कर ली है तैयारी, यहाँ मिलेगी पशुपालन की हर एक जानकारी, घर आंगन से लेकर व्यावसायिक फार्म तक, मुर्गी पालन से लेकर रेगिस्तान के जहाज तक। बीमारियों से पशुपालक बिल्कुल ना हो परेशान, विशेषज्ञ करेंगे आपकी समस्या का समाधान। देखिए अपना पशु चिकित्सक हर रविवार शाम 6:30 बजे दूरदर्शन किसान पर। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं कार्यक्रम हेलो किसान। आज इस कार्यक्रम में हम बात कर रहे हैं कि जो नींबू वर्गीय फल वृक्ष हैं उनकी देखभाल आप किस तरह से करें और साथ ही जो रबी फसलें उनमें कीट प्रबंधन आपको कैसे करना है। इन विषयों से जुड़े हुए सवाल अगर आप पूछना चाहते हैं तो आप हमारे टोल फ्री नंबर पर कॉल कर सकते हैं या फिर व्हाट्सएप ईमेल के माध्यम से भी अपना सवाल भेज सकते हैं। इस वक्त हमारे साथ एक कॉलर जुड़े हुए हैं, आइए उनका रुख करते हैं। मुकेश जी छत्तीसगढ़ से इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर हैं। मुकेश जी स्वागत है आपका, पूछिए अपना सवाल। हेलो मुकेश जी, मेरी आवाज़ मिल रही है आपको? हाँ मिल रही है जी, अपना सवाल पूछ सकते हैं आप। हाँ, मेरा एक नींबू का पेड़ है, ठीक है, करीबन 4 साल हो गया, उसमें फूल नहीं आ रहा है। अच्छा, डॉक्टर अवस्थी कुछ पूछना चाहेंगे आप? हाँ देखिए, इसमें नींबू वर्ग नींबू, अगर आप नींबू की बात कर रहे हैं मुकेश जी, तो नींबू को आम तौर पे जो है उसे बीज से तैयार किया जाता है। तो इसमें समय लगता है क्योंकि नींबू में जो है बडिंग नहीं कर सकते क्योंकि उसमें कांटे बहुत होते हैं, छोटे छोटे कांटे होते हैं, तो उसमें बडिंग या ग्राफ्टिंग संभव नहीं, तो इसको बीज से करते हैं। तो आमतौर पे 5 से 6 साल जो है लग जाता है नींबू के फल आने में। लेकिन फिर भी मैं आपको यहाँ पे ये सलाह देना चाहूँगा कि आप जो है एक बार जो है फरवरी मार्च में जब ये पुष्प आने का समय होता है उस समय 1 ml प्लेनोफिक्स का आप जो है स्प्रे कर सकते हैं या Na20 ppm का जो है उसका स्प्रे कर सकते हैं। और दूसरा जिबर्लिक एसिड भी एक होता है 100 ppm, उसका आप स्प्रे कर सकते हैं।
जी बिल्कुल। तो मुकेश जी, उम्मीद है आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा और इस सलाह पर आप अमल भी ज़रूर करेंगे। आगे बढ़ते हैं और अगला सवाल लेते हैं। डॉक्टर अर्चना, एक सवाल भेजा है हमारे एक दर्शक ने, अपना नाम तो नहीं लिखा है लेकिन छिंदवाड़ा मध्य प्रदेश से ताल्लुक़ रखते हैं और इनका कहना है कि जो गेहूं की फसल है जो इन्होंने बोई है उसमें कुटकी चारा अनावश्यक रूप से हो गया है और इसके लिए उन्हें नज़दीकी कृषि विज्ञान केंद्र से किसी तरह की दवाई नहीं मिल पा रही है, तो ऐसे में वो समाधान चाहते हैं। आप इन्हें क्या सलाह देना चाहेंगे? इसमें जौ की फसल वो कहना चाह रहे हैं, जौ एक्स्ट्रा उगाया है। जी, गेहूं की फसल लगाई है, कुटकी चारा इसमें अनावश्यक रूप से आ गया है। अच्छा, तो देखिए, जब हम हर्बिसाइड, आपका खरपतवार उगाया है उसके लिए हम हर्बिसाइड का प्रयोग करते हैं। खरपतवार की जो है मूल समस्या है कि अक्सर ये किसान कहते हैं कि नींबू के फल लगे हुए हैं और वो फट जाते हैं। तो इसके 2-3 कारण हो सकते हैं। एक तो जो है कि गर्मी के मौसम में जब फल जो है वृक्ष पे लगे रहते हैं, किसान अगर गहरी जुताई कर देता है, उस समय गहरी जुताई कर देता है, नमी के कारण से भी वो फटते हैं। कई बार जो है पानी की कमी जब हो जाती है उसकी वजह से फटते हैं। और आम तौर पे जो है अगर बोरॉन की कमी हो, अगर बोरॉन की मृदा में अगर बोरॉन की कमी होती है तो भी जो है नींबू की फल की फटने की समस्या आती है। तो ऐसी स्थिति में जो है बोरॉन का स्प्रे करना चाहिए। करीब 10 ppm जो है बोरॉन का स्प्रे जो है उसको जब फल जो है पकने की अवस्था में आए उस समय कर सकते हैं। और एक कारण और होता है, जब पूरा फल जो है पकने की स्थिति में होता है या पूरा परिपक्व अवस्था में होता है, कई बार किसान भाई बहुत उसकी सिंचाई जो है बहुत अधिक कर देते हैं। तो अधिक सिंचाई करने की वजह से क्या होता है, पौधा अधिक पानी लेता है, उसकी वजह से भी जो है फल पट जाते हैं। किसान भाइयों को एक चीज़ मैं यहाँ पे और थोड़ा सा बताना चाहूँगा कि बोरॉन की समस्या हर क्षेत्र में नहीं होती। जैसे कि उदाहरण के रूप में अगर राजस्थान की आप बात करें तो राजस्थान की मृदा में जो है वो बोरॉन जो है पर्याप्त मात्रा में होती है। लेकिन वहाँ पे जो ये समस्या आती है वो किसान की जो है जब फल परिपक्व अवस्था में होता है और किसान बहुत सिंचाई करता है, बहुत अधिक सिंचाई करता है, उसकी वजह से ये समस्या आती है। तो इस पे इनको ध्यान देना चाहिए कि कब सिंचाई करना चाहिए, कब जुताई करना चाहिए और कितना पानी देना चाहिए। इन सब चीज़ों पर अगर ध्यान देंगे तो इसमें जो है फटने की समस्या से निजात पाया जा सकता है। और अगर लगाने से पहले मृदा स्वास्थ्य कार्ड का इस्तेमाल करेंगे तो बोरोन की मात्रा कितनी है आपकी मिट्टी में, इसका आपको पता चल जाएगा। और साथ ही सिंचाई किस वक्त कितनी करनी चाहिए इसकी जानकारी होना भी बहुत ही ज़रूरी है। बहरहाल यहाँ पर आगे बढ़ेंगे और हमारे अगले कॉलर इस बीच जुड़ गए हैं, उनका रुख करते हैं। आइए उनका सवाल शामिल करते हैं। भंवरलाल जी राजस्थान से हमारे साथ फोन लाइन पर हैं। भंवरलाल जी, स्वागत है आपका, पूछे अपना सवाल। भंवरलाल जी, आपकी जो आवाज़ है वो हमें साफ साफ नहीं मिल रही। भंवरलाल जी, मेरी आवाज़ मिल रही है आपको? भंवरलाल भट्ट, हमारी समस्या ये है कि अमरूद का पेड़ लगा रखा है परंतु उसके अमरूद लगता है बहुत छोटे छोटे गिर जाते हैं, बहुत कठोर, अच्छा नहीं हो रहे हैं। ठीक है भंवरलाल जी, ये थोड़ा विषयांतर हो रहा है। आज हम नींबू वर्गीय फलों की बात करें, लेकिन डॉक्टर अवस्थी कुछ सुझाव अगर आप देना चाहें। देखिए, अमरूद का जो आपने बताया कि फल जो है छोटे छोटे लग रहे हैं, तो उसका आम समस्या होता है कि बीजू अगर पौधे आप लगा देते हैं तो वो छोटे छोटे रह जाते हैं। तो उसके लिए जो है आप तो एक तो उन्नत उसकी किस्में लगाएं। जैसे अपने यहाँ से पूसा भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान से पूसा ऋषि है, पूसा प्रतिष्ठा है, ललित है, श्वेता है, ये अच्छी किस्में हैं। आप अच्छी किस्मों को लगाइए, बीजू पौधों को न लगा करके आप अच्छी किस्मों का चयन करें और अच्छी किस्मों को लगाएं तो आपको फल भी अच्छा मिलेगा। और साथ में एक किस्म में मैं भूल गया बताना, इलाहाबाद सफ़ेदा एक बहुत अच्छी किस्म है, आप उसको भी लगा सकते हैं। जी बिल्कुल। तो जाना आपने भंवरलाल जी कि आपको क्या उपाय करने हैं। आगे बढ़ते हैं अब, और डॉक्टर अर्चना आपसे जानना चाहेंगे कि जो रबी फसलें हैं उनमें एफिड की समस्या कई बार देखी जाती है, तो ऐसे में किसानों को क्या करना चाहिए? जी, जैसे कि रबी फसल, अभी सरसों भी किसान भाई लोग उगाए होंगे और गेहूं की हम बात कर ही रहे थे, और भी दूसरे फसल। तो इसमें एफिड एक बहुत बड़ा समस्या है, जिसको चेपा भी बोलते हैं, माहू भी बोलते हैं हम अपने इंडियन लैंग्वेज में। इसमें इसकी प्रवृत्ति होती है कि जो ये कीड़ा है वो
सैप को सक करता है, जूस को चूसता है। जूस को चूसने से क्या होता है, उसमें विभिन्न प्रकार के या तो पत्तियां कर्ल हो जाएंगी या कमजोर हो जाएंगी या येलो हो जाएंगी, जिससे क्या होता है फसल में नुकसान पहुंचता है। इनफैक्ट आप सरसों की बात करें तो इसमें अभी नवंबर दिसंबर से लगना शुरू हुआ होगा स्मॉल पैचेस में, तो ये फली और फूल आने तक की अवस्था तक ये बढ़ते जाते हैं इनका पॉपुलेशन, और वो इतने ज्यादा सरसों में प्रकोप कर देते हैं कि जो फूल होती हैं वो गिर जाते हैं, और फलियां भी अगर बनेंगी तो वो बहुत पतली पतली हो जाती हैं और उसमें बीज बहुत अच्छे से नहीं बन पाते हैं। इनफैक्ट ये भी देखा गया है कि इसमें अगर बहुत हैवी इन्फेस्टेशन माहू का हो तो ये 50 से 90% तक का नुकसान करते हैं, और जो तेल हमारा बनता है सरसों में, तेल की मात्रा भी 40% तक कम हो जाती है, कि समझिए आपको 100 किलो तेल मिलना है तो उसमें 40 लीटर कम तेल मिल रहा है। ये बहुत बड़ा नुकसान है। तो इसके लिए हमें सही समय में एक डाइमिथोएट है वो इफेक्टिव पाया गया है। तो हम जैसे फर्स्ट स्प्रे किया, पहले तो हम कल्चरल कंट्रोल करेंगे कि कहीं कहीं जब हमें नवंबर दिसंबर में ये कीड़ा कहीं कहीं कुछ पैचेस में दिखाई दे तो हम वो तोड़ के फेंक दें, और फिर भी अगर ये बढ़ गया जनवरी 15 जनवरी के आसपास अगर इनकी संख्या बढ़ गई तो हम डाइमिथोएट का एक छिड़काव कर देंगे। डाइमिथोएट का फॉर्मुलेशन आता है तो उसको हम छिड़काव कर सकते हैं। और जो दूसरा है इसको जो हमारा एजाडिरेक्टिन नीम के कॉम्बिनेशन के साथ ये बहुत इफेक्टिव पाया गया है। तो 0.03% जो नीम के फॉर्मुलेशन है जिसको हम एजाडिरेक्टिन का फॉर्मुलेशन बोलते हैं, जो कि सेफ भी है कंपेयर टू बहुत सारे पेस्टिसाइड और इन सब चीजों के लिए। तो डायमिथोएट प्रयोगों द्वारा ये पाया गया है कि डायमिथोएट और एजाडिरेक्टिन का जो फॉर्मुलेशन का कॉम्बिनेशन है बहुत इफेक्टिव है। तो पहले आपने डाइमिथोएट का छिड़काव कर दिया, फिर उसके बाद आप 20 से 25 दिन बाद देखेंगे जैसे फली मैच्योर हो रही है और स्टिल एफिड माहू का पॉपुलेशन है तो आप एजाडिरेक्टिन 0.03% का स्प्रे कर सकते हैं। इससे आपको काफी हद तक सहायता मिल सकती है। बिल्कुल, तो ये कुछ उपाय बताएं आपने, जैसे एफिड कहे, चेपा कहे या माहू कहे, इससे बचाव के लिए। आगे बढ़ते हैं और डॉक्टर अवस्थी आपसे जानना चाहेंगे कि नींबू वर्गीय फलों में फल गिरने की एक बहुत ही आम समस्या देखी जाती है, तो किस तरह के क्षेत्रों में इस तरह की समस्या होती है और क्या वजह इसकी हो सकती है? देखिए, जहाँ तक ये फल गिरने की समस्या है ये कुछ प्राकृतिक होता है, क्योंकि नींबू में कई बार किसान घबरा जाते हैं और कहते हैं कि हमारे फल गिर रहे हैं। तो यहाँ किसान भाइयों को मैं ये बताना चाहूँगा कि ये प्राकृतिक होता है और ये फल अपना क्योंकि इतने ज़्यादा पुष्प आते हैं और इतने ज़्यादा फल लगते हैं कि अगर जो है वो अपना फल नहीं गिराएंगे तो उस पर जो है पौधे पर जो है उस पर असर पड़ता है। तो ये 2-3 वेव्स में ड्रॉप करते हैं। एक जैसे कि पुष्प लगा, उसके बाद जब सरसों के आकार का हो या कंचे के आकार का हो, एक बार उस समय गिरता है, फिर जाकर के एक बार गर्मी में जून जुलाई में गिरता है, फिर सितंबर अक्टूबर में गिरता है। लेकिन परिपक्व अवस्था में अगर फल गिरता है तो ये चिंता का विषय है। उस समय जो है किसान भाइयों को जो है स्प्रे करना चाहिए 2,4-D का, जैसे कि 10 ppm। लेकिन किसान भाइयों को मैं 2,4-D का स्प्रे यहाँ पे ये अनुशंसा नहीं करता हूं, क्योंकि 2,4-D जो है खरपतवार के रूप में भी इस्तेमाल होता है। अगर उसमें बनाने में थोड़ी सी भी गलती हुई कि अगर 10 बदले के ppm के बदले अगर कहीं 40 ppm क्या हो गया तो वो खरपतवार का काम करेगा। तो 2,4-D का इस्तेमाल न करके इसके बजाय जो है वो NA का इस्तेमाल कर सकते हैं। NA 20 ppm का स्प्रे कर सकते हैं, या सबसे सेफ होता है प्लानोफिक्स। 1 ml प्लानोफिक्स 1 लीटर पानी में मिला करके उसका स्प्रे करना चाहेंगे। तो किसान भाइयों मैं यहाँ बताना चाहूँगा कि हमसे ज़्यादा अच्छी गणित जो है पौधों की होती है। वो इतना जानते हैं कि उनको कितना फल रखना है, कितना गिराना है। केवल परिपक्व अवस्था में अगर फल गिरे तो आप चिंता का विषय है, वरना इस तरह से कोई चिंता करने की विषय जरूरत नहीं है इसमें। जी हाँ, तो आइए अब आगे बढ़ते हैं। जाना आपने कि जो फल गिरने की समस्या है अगर वो छोटे अवस्था में है तो बहुत ज़्यादा चिंता की ज़रूरत नहीं है। परिपक्व अवस्था में अगर फल गिर रहे हैं तभी आपको इसका उपाय करना है। डॉक्टर जनाब, आपका रुख करना चाहूँगी और हमें बताएं कि मटर कि अगर जो फसल है किसानों की, उसमें हमने कई बार देखा है कि फली भेदक कीट भी आ जाता है और जो फलियां होती है वो नष्ट हो जाती है, किसानों को काफ़ी नुकसान हो जाता है। इससे बचाव के लिए क्या करें किसान? जैसे कि मटर की फसल और चने की फसल दोनों में लगी है, दोनों में ही फली भेदक आती है जिसको हम हेलिकोवर्पा आर्मीजेरा बोलते हैं। ये चने में भी आती है एज वेल एज आपके मटर के फसल में आती है। और हम इसको कैसे पहचान सकते हैं कि ये जब आप देखेंगे कि फलियां बन रही हैं, जो इनिशियल में जब मुलायम सी फलियां रहती हैं, जब बीज बनने ही वाले होते हैं
तो ये इसमें छेद करना शुरू कर देते हैं। और आप इसमें पहचान सकते हैं दूसरे कीड़ों से ये क्यों भिन्न होता है, क्योंकि ये जब वो छेद करेगा तो उसका जो छेद इससे कि फली भेदक ही है। तो इन दोनों ही फसल में सेम मैनेजमेंट होता है, क्योंकि हम आजकल नेचुरल फार्मिंग, ऑर्गेनिक फार्मिंग और इन सब चीजों को मद्देनजर रख रहे हैं। तो हम चाहते हैं कि जो फार्मर हैं वो पूरी तरीके से जो इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट है, समेकित कीट प्रबंधन है, इस चीजों को फॉलो करें। जैसे कि हम कहते हैं कि आजकल मैरीगोल्ड का भी बहुत सीजन आ रहा है ना, तो अगर हम थोड़ी बहुत आसपास के एरिया में बाउंड्री में कुछ एरिया में अगर मैरीगोल्ड का पेड़ लगाते हैं तो उससे भी ये कीड़े क्या होते हैं, उसी में कन्फाइन कर देते हैं, क्योंकि ये अट्रैक्टेंट का काम करता है। जैसे आपने भी बोला था कि हम इसमें फेरामोन ट्रैप लगा सकते हैं, लाइक 12 से 15 फेरामोन ट्रैप लगा दें तो जो उससे अट्रैक्ट होके मर जाएंगे तो उनकी लाइफ साइकिल कंप्लीट नहीं हो पाएगी। उसके बाद बहुत सारी चीजें आती हैं, जैसे कि फॉर्मुलेशन होता है, बैक्टीरियल फॉर्मुलेशन होता है, जो कि सेफ है कंपेयर टू इंसेक्टिसाइड, ये ज्यादा सेफ है। तो इसका भी छिड़काव कर सकते हैं। जैसे पर्टिकुलर ये फल भेदक होता है, उसके लिए हमारे पास एनपीवी का फॉर्मुलेशन आता है, वो डाल सकते हैं। और फिर भी अगर आता है तो हम इमिडाक्लोप्रिड का एक स्प्रे कर सकते हैं। बिल्कुल, यहाँ पे बहुत ही अच्छी बात आपने बताई कि समेकित कीट प्रबंधन करना ज़्यादा बेहतर रहता है, क्योंकि रसायनों के इस्तेमाल से कई तरह का नुकसान होता है, जो मानव स्वास्थ्य है उसे भी नुकसान होता है, मिट्टी को भी कई बार नुकसान होता है। तो समेकित कीट प्रबंधन अगर आप करें तो ये बेहतर उपाय है। इसके लिए आप गेंदे के जो पौधे हैं वो लगा सकते हैं, या फिर फेरोमोन ट्रैप जैसा कि बताया डॉक्टर अर्चना ने, तो ये उपाय किए जा सकते हैं। इस पर भी और विस्तार से आगे बातचीत करेंगे। साथ ही जो नींबू वर्गीय फल वृक्ष हैं उनकी देखभाल की भी बातचीत यहाँ पे जारी रहेगी। लेकिन फिलहाल कार्यक्रम में वक्त हो गया है एक और छोटे से ब्रेक का। आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। जब तपती है धरती, सूरज उगलता है आग, ठंड में जब सर्दी जमा देती सबके हाल, सब छुप जाते अपने अपने घरों में, तब बाहर निकलता सिर्फ एक इंसान, भरने के लिए हम सबका पेट, खून को पसीने की तरह देता बहा, थक जाता, झुलस जाता, हो जाता बीमार, तब उसकी सेहत का ध्यान रखता सिर्फ डीडी किसान। देखिए स्वस्थ किसान शनिवार शाम 6 बजे लाइव, सिर्फ दूरदर्शन किसान चैनल पर। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं कार्यक्रम हेलो किसान। इस वक्त कार्यक्रम में आज हम बात कर रहे हैं रबी फसलों में कीट प्रबंधन की और साथ ही नींबू वर्गीय फलों के देखभाल के बारे में भी। और हमारे पास बहुत सारे सवाल आ रहे हैं जो दर्शकों ने भेजे हैं, तो उन्हें कार्यक्रम में शामिल करते हैं। डॉक्टर अवस्थी, जैसे कि ब्रेक पर जाने से पहले हम फल गिरने की बात कर रहे थे, तो एक इसी तरह का सवाल आया है। अभय सिंह जी ने औरैया उत्तर प्रदेश से सवाल भेजा। उनका कहना है कि उनके जो किन्नू के पौधे हैं उनमें फल 2 साल से लगातार बरसात के बाद गिर जाते हैं, क्या करें? देखिए अभय सिंह जी, इसमें जैसे कि फल जो गिर रहे हैं बरसात के बाद, तो इसमें हो सकता है कि जो है कि फाइटोप्थोरा का इन्फेक्शन हो। आप अपने पौधों का जो है तने का निरीक्षण करें और उसमें देखें कि तने पे कहीं गोंद का रिसाव तो नहीं हो रहा है। अगर गोंद का रिसाव अगर हो रहा है तो उसको खुरुच करके आप तुरंत जो है बॉर्डर पेस्ट का लेप लगाएं, या अगर आप बॉर्डर पेस्ट नहीं बना पाते हैं तो आप उसमें जो है कॉपर ऑक्सीक्लोराइड का पेस्ट कराएं। और दूसरी चीज़ है कि आप ये देखिए कि सिंचाई जो है जो नाले से आप करते हैं वो नाले से न करके बेसिन में जो है उसकी सिंचाई करें, अलग अलग पौधों को अलग अलग तरह से सिंचाई करें। इससे जो है वो पौधा जो है
फाइटोप्थोरा पूरे बाग में आपको नहीं फैलेगा। जी। दूसरा चीज़ है, देखिए बोर्डेक्स पेस्ट अगर बनाते हैं तो बोर्डेक्स पेस्ट से अच्छा कोई भी अच्छा पेस्ट नहीं होता, लेकिन इसके बनाने का तरीका सही होना चाहिए। इसमें जो है बोर्डेक्स पेस्ट बताने चाहिए। मैं किसान को ये बताना चाहूँगा कि इसमें जो है 1 किलो चूना जो है 5 लीटर पानी में भिंगा लें, किसी मटकी में भिंगाएं, प्लास्टिक की बाल्टी में नहीं। और कॉपर सल्फेट को किसी प्लास्टिक की बाल्टी में जो है 5 लीटर में भिंगा करके उसको मिला लें, और दोनों मिलाने के बाद थोड़ा सा कोई लोहा डाल करके उसमें टेस्ट कर ले। अगर उसमें जंग आता है तो चूना मिला करके उसको न्यूट्रल कर लें, और न्यूट्रल करने के बाद जो है बोर्डेक्स पेस्ट लगाएं। और आज भी मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि बोर्डेक्स पेस्ट से अच्छा लेप कोई लेप नहीं है, खास करके फाइटोप्थोरा के बचाव के लिए या गिमोसिस के लिए। जी जी, आइए आगे बढ़ते हैं। गिमोसिस का आपने जिक्र किया डॉक्टर अवस्थी, एक सवाल इससे भी जुड़ा हुआ है। महेंद्र सिंह जी ने जालौर राजस्थान से सवाल भेजा, जानना चाहते हैं कि नींबू में गिमोसिस का बायोलॉजिकल कंट्रोल कैसे कर सकते हैं। अच्छा, बायोलॉजिकल कंट्रोल ये भी बहुत अच्छा है। आजकल जो है बायोलॉजिकल कंट्रोल के बारे में बात कर रहे हैं, तो इसमें एक स्ट्रेन आता है ट्राइकोडर्मा करके आता है। अच्छा। अगर उनको अगर ट्राइकोडर्मा का कहीं से मिल जाता है स्ट्रेन, तो उसको जो है ट्राइकोडर्मा जो है आप जो है पौधे में डाल सकते हैं। करीब 30 से 40 ग्राम जो है प्रति पौधा जो है ट्राइकोडर्मा डाल देंगे तो उसमें क्या होता है, उसके स्पोर जो है फैल जाते हैं, और इससे जो है इसको कंट्रोल किया जा सकता है फाइटोप्थोरा का। और इसका सबसे सही तरीका होता है कि जो आप गोबर की खाद उसमें पौधे में डालते हैं, जो भी आपके पास 1-2 टन गोबर की खाद है, उसमें करीब 2.5 किलो से 250 ग्राम जो है करीब उसमें ट्राइकोडर्मा डाल दें, तो बीच में दबा दें, तो वो क्या होता है कि ट्राइकोडर्मा पूरे उसमें गोबर की खाद में फैल जाता है। और फिर अगर उसको आप पौधे पे डालते हैं तो इससे जो है काफ़ी हद तक जो है उसमें जो है फाइटोप्थोरा का निजात पाया जा सकता है। जी डॉक्टर अवस्थी, नींबू वर्गीय फलों में कई बार हम फल मक्खी का प्रकोप भी देखते हैं, तो कितना नुकसान इससे हो सकता है और इस अवस्था से बचने के लिए किसान क्या करें, उपाय बचाव के लिए क्या करें? हाँ, ये भी एक बहुत बड़ी समस्या है किसानों की, जैसे कि फल मक्खी का प्रकोप होता है और ये पता भी नहीं लगता है। असल में क्या होता है कि पहले उसमें वो छेद कर देते हैं, जा करके अंदर अंडे दे देते हैं, और जब ये परिपक्व अवस्था में आते हैं तो उस समय जो है धीरे धीरे फल गिरने लगते हैं। तो इसके रोकथाम के लिए सबसे अच्छा है कि हार्मोन ट्रैप्स का, सेक्स फेरोमोन ट्रैप्स का आप यूज़ कर सकते हैं। उसमें जो है करीब 25 फेरोमोन ट्रैप्स जो है प्रति हेक्टर लगते हैं, और इसको बनाने का तरीका यह होता है कि मिथाइल यूजिनॉल जो है आप 4 ml ले लीजिए, उसको 10 ml अल्कोहल में घोल लीजिए, और 1 ml स्पिनोसेट डाल करके दोनों को मिक्सर बना करके फिर आप जो है इसको यूज़ कर सकते हैं और उसे इस्तेमाल कर सकते हैं। और 25 फेरोमोन ट्रैप्स प्रति हेक्टेयर की ज़रूरत है। इससे जो है आपको जो है फल मक्खी से निजात पाया जा सकता है, और ये परिपक्व अवस्था के थोड़ी से पहले लगाना चाहिए, मतलब 1.5-2 महीने पहले लगाना चाहिए फेरोमोन ट्रैप्स को। डॉक्टर अवस्थी, इसके साथ ही कैंकर के बारे में भी जानना चाहेंगे, इसके क्या लक्षण होते हैं, कैसे पहचान करें और क्या उपाय हो सकता है? कैंकर, देखिए कैंकर आमतौर पे जो है नींबू की एक बहुत ही प्रमुख समस्या है। इसमें जो है पत्ती पर जो है हल्के हल्के गांठ बन जाते हैं, या बाजार में हम भी जब फल खरीदने जाते हैं तो देखते हैं कि नींबू पे हल्का भूरे रंग का जो है हल्के हल्के गांठ बने रहते हैं, तो ये बैक्टीरियल कैंकर की वजह से होता है। अच्छा। और थोड़ी देर पहले मैं बताया था कि इसका मुख्य कारण ये होता है कि कभी पौधे में जैसे गुड़ाई कर रहा है किसान या कुछ कर रहा है, या चोट लग जाता है या कहीं घाव लग जाता है, तो उसमें बैक्टीरियम की एंट्री होती है, और इसका कंट्रोल बहुत ही डिफिकल्ट होता है, बहुत ही मुश्किल होता है इसका कंट्रोल करना। तो इसके लिए जो है स्ट्रेप्टोमाइसिन सल्फेट जो है 500 ppm का स्प्रे कर सकते हैं, और उसके बाद जो है कॉपर ऑक्सीक्लोराइड का 0.2% कॉपर ऑक्सीक्लोराइड का इंटरवल पे, मतलब कि हर महीने पे जो है इसको एक बार इसका स्प्रे करना चाहिए। मार्च, अप्रैल, मई, जून से लेकर के इसको करना चाहिए, तो इससे जो है किसान भाई इसका कैंकर से निजात पा सकते हैं। और कुछ विरोधशील किस्में भी हैं। अच्छा। इसमें मैं बताऊंगा किस्म इसमें बहुत जरूरी होता है, जैसे कि रसराज है। रसराज एक जो है ऐसी किस्म विकसित की गई है जो ये बैक्टीरियल उसके लिए कैंकर के लिए टॉलरेंट है, तो वो किसान भाई वो भी अगर लगाएंगे तो उससे बैक्टीरियल कैंकर से इनको निजात मिल सकता है। बिल्कुल। और डॉक्टर अवस्थी, ये भी बताएं हमें कि नींबू वर्गीय जो फल हैं वो मुख्य रूप से रसदार फल हैं, तो ऐसे में किस तरह के उपाय जो किसान हैं वो अपना सकते हैं ताकि उनमें अच्छे रस बने, चाहे खट्टे प्रकार के हों, किस्मों के हों, या फिर मीठे किस्मों के फल हों? देखिए, जहाँ तक नींबू वर्ग है इसमें पूरा गेम जो है किसान का जो पूरा मैनेजमेंट पे होता है। जैसे कि मनोजन में कब उसमें खाद डालना है, कई बार किसान जो है अधिक मात्रा में जो है नाइट्रोजन डाल देता है तो उसके फल जो है खुरदरे या छिलका मोटे हो जाते हैं। कई बार पोषक तत्व या सिंचाई पूरा जो है ये मैनेजमेंट पे है कि अगर सही समय पे सही कार्य वो करता रहे तो उसकी उपज भी अधिक होगी और गुणवत्ता वाले फल भी होंगे, मिल जाएंगे उसको। बिल्कुल। आइए अब आगे बढ़ते हैं और डॉक्टर
डॉक्टर अर्चना, आपसे जानना चाहेंगे कि ये जो रबी फसलें हैं उनमें बहुत तरह के कीटों के बारे में हमने जिक्र किया और बचाव के उपाय भी बताएं, लेकिन आपने बहुत अच्छी बात कही है कि जो समेकित कीट प्रबंधन है इनसे किसानों को अपनाना चाहिए। इसके अलावा और क्या संदेश किसानों को आप देना चाहेंगे कि कम से कम रसायन का इस्तेमाल किसानों को करना पड़े? जी मैडम, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है हमारे किसानों के लिए कि अल्टीमेटली आप ही अन्नदाता हैं, तो सारे लोगों के हेल्थ जो है उसकी जिम्मेदारी किसान पे थोड़ा ज़्यादा होती है। तो इसके लिए जो समेकित कीट प्रबंधन मैंने बोला, ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण पहलू है और इसमें कीट का प्रबंधन तब से हम शुरू कर देते हैं जब से हम सीड डालते हैं, बीज डालते हैं। तो जैसे कि बहुत सारी फसलें हैं, जब शुरुआती दौर होता है तो इसमें सकिंग पेस्ट आ जाते हैं। इसके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है कि हम सीड ट्रीटमेंट करें। चाहे सीड ट्रीटमेंट आपका हो गया इमिडाक्लोप्रिड 70 WS होता है, उसको 3 to 4 ग्राम पर केजी सीड मिला के डाल सकते हैं। और एक ट्राइकोडर्मा विरिडी होता है जो कि हमारे लिए उपयोगी फंगस है, उपयोगी कवक है, तो उसको भी हम मिला के अगर डाल दें तो 20 से 25 दिन के अंदर जो कीड़े उसमें आने वाले हैं या जो फंगस की बीमारियां आने वाली हैं या जिस प्रकार के कीट आने वाले, तो शुरुआती दौर में 20 से 25 दिन तक फसल को कोई नुकसान नहीं होता है, क्योंकि वो अंदर ये जो सिस्टेमिक है, ये जो हम इमिडाक्लोप्रिड इनिशियल स्टेज में डाल रहे हैं, तो ये 20 से 25 दिन तक उसका प्रकोप को नियंत्रण करेगा। उसके बाद जैसे कि कहीं कहीं पे स्पॉट पे जैसे माहू आ गए, कोई एक स्पॉट पे माहू एक ऐसा कीट है कि एक कीट लाखों कीटों को जन्म देता है ना। तो इसके लिए हम एक को भी नष्ट करें तो बहुत नष्ट कर देंगे। तो कहीं अगर किसी स्पॉट में आया हुआ है तो हम उसको उखाड़ के उसको मार सकते हैं या पानी में डाल दिए या जमीन में दफना दिए, तो इससे काफी हद तक सहायता मिल सकती है। उसी प्रकार से जैविक कीट नियंत्रण में बायो कंट्रोल एजेंट होते हैं जो कि आजकल मुख्यतः रूप से सामने आ रहे हैं, कि जैसे कि आपके बीटी फॉर्मुलेशन। बिल्कुल डॉक्टर अर्चना, माफ कीजिएगा समय की कमी है, लेकिन हाँ आपने बहुत ही सही बात कही है कि जैव नियंत्रण करना बेहद ही ज़रूरी होता है। डॉक्टर अर्चना अनोखे, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारियों के लिए। मुझे उम्मीद है कि किसान इन जानकारियों से ज़रूर लाभान्वित होंगे। आइए अब आगे बढ़ते हैं। डॉक्टर अवस्थी, अब संक्षेप में आपसे जानना चाहेंगे कि आपने देखभाल के बारे में तो बताया हमें, नींबू वर्गीय फलों के बारे में, जो किसान नए बाग लगाना चाहते हैं उचित समय क्या होगा, संक्षेप में? देखिए, उचित समय जो है नींबू वर्ग फसलों का लगाने का समय जो होता है, अगर वो प्रगतिशील किसान हैं, अगर उनके पास सिंचाई के साधन उपलब्ध हैं तो फरवरी मार्च में भी लगा सकते हैं। वरना फिर जो है जिन किसानों के पास सिंचाई के पर्याप्त साधन उपलब्ध नहीं है, वो जाकर के जो है अगस्त से लेकर के अक्टूबर के बीच में जो है पौधे लगा सकते हैं। लेकिन पौधे लगाते समय गड्ढे पे विशेष ध्यान दें। बिल्कुल, तो तैयारी अच्छे से करना चाहिए। और डॉक्टर ओपी अवस्थी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए और महत्वपूर्ण जानकारियों के लिए। तो जाना अपने विस्तार से किस तरह से नींबू वर्गीय फलों के जो वृक्ष हैं उनकी देखभाल करनी है ताकि आपको अच्छे भाव फलों के मिल सके बाजार में। इसके अलावा किस तरह से रबी फसलों में कीट प्रबंधन करें। आगे बढ़ते हैं और अगला विषय बता देते हैं आपको। हेलो किसान कार्यक्रम में जो अगला विषय रहेगा, जिस पर विस्तार से चर्चा की जाएगी, वो रहेगी पॉली हाउस में सब्जियों की खेती। साथ ही कार्यक्रम में बात होगी मधुमक्खी पालन की। इन विषयों से जुड़े हुए सवाल आप ईमेल के माध्यम से हमें भेज सकते हैं। नोट कर लें ईमेल ID hellokisan2015@gmail.com। साथ ही आपको बता दें कि दूरदर्शन किसान के कॉल सेंटर नंबर पर कॉल करके आप अपने सवाल दर्ज करा सकते हैं। हमारा टोल फ्री नंबर है 1800-113060। सोमवार से शनिवार सुबह 6 बजे से रात 10 बजे के बीच कॉल करके सवाल दर्ज कराए जा सकते हैं। इसके साथ ही हेलो किसान कार्यक्रम को आप दूरदर्शन किसान के YouTube चैनल पर भी देख सकते हैं। इसके लिए टीवी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे QR कोड को स्कैन करें। इसी के साथ आज के इस कार्यक्रम में बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। नमस्कार।